सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो प्रोबेबिलिटी की हम लोग बेसिक थ्योरी देख चुके हैं पिछले वीडियो में। चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रॉब्ली दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जिससे हमें एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो इस बार के वीडियो में मैं जैट एग्जाम में आए हुए काफी बेहतरीन सवाल जो पिछले कुछ सालों में आए विल सॉल्व दैट। और यही एग्जाम में आए हुए सवाल सॉल्व करने से काफी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको। नए सवाल भी आने वाले हैं, पर मैंने कहा पहले क्रूशियल एग्जाम के सवाल उठाते हैं। तो IFT, स्नैप, कैट एग्जाम उन सब के सवाल में लाऊंगा, पर मुझे जैट में काफी बढ़िया सवाल मिले और इनका लेवल आप जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट लेवल होता है जैक के सवालों का। आइए सॉल्व करते हैं। सारे सवाल आप खुद से पहले सिंसियरली ट्राई करना फ्रेंड्स, फिर सोल्यूशन देखना। खुद से ट्राई करोगे तो एक अलग ही इंपैक्ट आता है अपनी प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस में। तो डू नॉट इग्नोर दैट पार्ट। शुरू करते हैं। तो जैट 2020 का सवाल आपके सामने है एंड आप पॉज करके ट्राई करना। मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। जो एक्चुअल क्वेश्चन आया था एग्जाम में उसमें ऑप्शंस भी थे। सभी में ऑप्शन थे ऑब्वियसली, क्योंकि जैट एग्जाम है। पर ये दो सवाल के ऑप्शन मैंने हटा दिए, उसके बिना सॉल्व कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप ट्राई करना पहले प्लीज, क्योंकि वही क्रूशियल पार्ट है। ठीक, ना बने तो सोल्यूशन आराम से देखना और देखना गलती कहां पे हुई। बिना अटेम्प्ट सीरियसली करे हुए सोल्यूशन देखने में करना बात समझ में नहीं आएगी आगे के लिए। ठीक है, कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग। तो एक स्टोर के पास 5 यूनिट्स है फोन की, जिसमें दो वाइट है, दो ब्लैक है और एक रेड है। तीन कस्टमर शॉप पे आते हैं, एक एक फोन सबको खरीदना है और सबका प्री डिटरमेंट चॉइस है फॉर द कलर। और अगर वो मिला तभी वो खरीदेंगे। एंड ऑल दी थ्री कस्टमर्स आर इक्वली लाइकली टू चूज एनी ऑफ द थ्री कलर्स। मतलब तीनों ब्लैक भी कर सकते हैं चूज, तीनों व्हाइट भी, इस तरह से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टोर विल बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल द थ्री कस्टमर्स? मतलब जो डिमांड उन्होंने फोन की करी है वो शॉपकीपर के पास होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। पहले एक काम करते हैं। फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केस। टोटल केस कितने हो जाएंगे? फॉर एवरी कस्टमर देर आर थ्री पॉसिबल केसेस कि भाई या तो वो व्हाइट, ब्लैक या रेड ऑर्डर करे। टोटल केस कितने हो गए? 3 × 3 × 3। थ्री पॉसिबल केसेस फॉर फर्स्ट कस्टमर एंड भाई तीनों चूज करने वाले हैं। तो और नहीं कि भाई किसी एक ने चूज कर लिया, तीनों कस्टमर चूज करेंगे। तो एंड आएगा 3 × 3 × 3। नीचे आ गया 27 टोटल पॉसिबल केसेस। अब फेवरेबल कितने वो देख लो। देखो फ्रेंड्स, एक बड़ा सिंपल तरीका है। हम बहुत सारे कॉम्बो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो ने व्हाइट मांगा और एक ने रेड मांगा, या फिर पहले ने व्हाइट, दूसरे ने रेड, तीसरे ने व्हाइट, ये सब कॉम्बिनेशन है डिमांड शॉपकीपर मीट कर सकता है, क्योंकि उसके पास दो व्हाइट और एक रेड है। लेट अस सी, क्योंकि छोटा वाला पार्ट वो बनेगा कि जहां पे क्या कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है। तो बेटर है कि टोटल 27 से उसको माइनस कर दिया जाए, कम केस बनेंगे तो थोड़ा बेटर है। चलो, अगर तीनों ने व्हाइट मांग लिए, नहीं ऑर्डर हो पाएगा ये। तीनों ने ब्लैक, अच्छा तीनों व्हाइट का एक ही केस बनेगा, उसमें कोई फर्दर पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट की नहीं हो सकती। तीनों कस्टमर्स का ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। पर जब तीनों ने व्हाइट मांग लिया तो एक ही केस बनता है। तीनों ब्लैक वाला भी नहीं हो सकता, तीनों रेड वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए एक और चीज जो प्रॉब्लम आएगी यहां पे। अ, दो रेड, अगर मैं दो रेड लेता हूं तो तीसरा ब्लैक, और अगर मैं दो रेड लेता हूं तीसरा व्हाइट। इसमें तीन पॉसिबल केस बनेंगे। क्यों? RRB, RBR, BRR, या फिर RRW, RWR, WRR। भाई ये जो व्हाइट मांग रहा है कस्टमर, ये पहला भी हो सकता है, दूसरा भी और तीसरा भी। तीन पॉसिबल केसेस, ये भी हम मीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास दो रेड है ही नहीं। तो टोटल 3, 3, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 हुए ना? हाँ, 9 पॉसिबल केसेस हम मीट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जितना भी है काम बन जाएगा। 27 में से 9 माइनस करिए, 18 पॉसिबिलिटीज शॉपकीपर सेटिस्फाई कर देगा, पर बाकी जो 9 है नहीं कर पाएगा। ये हमारा आंसर बन चुका है। 2/3 इज द आंसर। देख लो कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, अगर शुरुआत से पॉसिबल केस बनाते आप तो 18 केस बनाने पड़ते, बनते वो भी बन जाते। बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि जो अनफेवरेबल है उसको टोटल से माइनस करने पर अगर आंसर जल्दी आ रहा है तो उसमें टाइम काफी बच जाता है। अब देख लो फ्रेंड, सिंपल था या नहीं सिंपल था। इसलिए मैं कहता हूं, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में थ्योरी फॉर्मूले जरूरी नहीं है, क्या आप लॉजिकली केस फॉर्मेशन ठीक से कर पा रहे हो या नहीं। अगर वो कर पा रहे हो तो दोनों चैप्टर बहुत सिंपल होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जैक 2020 का सवाल। अशोक के पास 40 कार्ड्स हैं। आप पहले ट्राई करना पॉज करके। मतलब बेसिकली इंटीजर्स, जिसमें प्ले कार्ड टाइप के, जिसमें 1 से 40 तक नंबर लिखा है। कहीं भी दो में सेम नंबर नहीं है। शिल्पा के पास भी 5 कार्ड्स हैं, 1 to 5 तक नंबर है, जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अब मदर जो है लता, वो एक कार्ड उठाती है अशोक के बैग से और एक शिल्पा के बैग से, और वो नंबर लिख लेती हैं। अगर अशोक से के बैग से निकले हुए नंबर को शिल्पा के बैग के नंबर से डिवाइड करते हैं
तो कुछ रिमाइंडर आएगा या कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा। आपको प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि रिमाइंडर 2 से बड़ा नहीं आएगा। मतलब 0 रिमाइंडर चल सकता है, 1 चल सकता है, 2 चल सकता है, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक नंबर उन 40 से निकलेगा, वो 1 to 5 से निकले नंबर से डिवाइड होगा। तो देख रहे हैं आप, एक मैथमेटिकल नंबर सिस्टम सिचुएशन को बैग्स और पर्सन से कनेक्ट कर दिया, पर मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वो नंबर सिस्टम वाली बात अपन की समझ में आ रही। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, सबसे पहली बात, टोटल केस कितने होंगे? 40 में से एक कार्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 40C1 और 5 में से एक कार्ड चूज करने की 5C1, मतलब 40 इंटू 5। टोटल केसेस 200 है, इसको हम ध्यान रखेंगे, टोटल केसेस 200। अब देखिए फेवरेबल केस कितने हैं। आप डिवाइजर से गाइड हो, शिल्पा के बैग से क्या हो सकता है? या तो 1 निकल सकता है, 2, 3, 4 या 5। ठीक है, अब देखिए फेवरेबल केस निकाल रहे हो, अगर शिल्पा के बैग से 1 नंबर निकला, तो जितने भी अशोक के 40 पॉसिबल केसेस हैं, सब में देखो, बेसिकली जब आप किसी नंबर को भी 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है, भाई एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। तो हमें रिमाइंडर 2 से छोटा चाहिए, मिल जाएगा। तो अशोक के पूरे 40 पॉसिबल केसेस यहां परमिसिबल होंगे, अलाउड होंगे। अगर शिल्पा के बैग से 2 निकला, ठीक, तो भी रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 से तो अभी भी कम है। तो अशोक के बैग से निकले सारे 40 पॉसिबल कार्ड्स अलाउड हो गए हमको। कोई भी नंबर निकाल दो, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 से छोटा ही आएगा। 3 वाले केस में क्या करोगे आप? अगेन 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 कभी नहीं आता, डिवाइजर से एक कम होता है रिमाइंडर। तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, अगेन सारे 40 केस चल गए हमारे। थोड़ा दिमाग यहां पे लगाना पड़ेगा, बाकी देखो क्वेश्चन आराम से हो रहा है। अब इसी में क्या होता है, हम डर जाते हैं, अरे बाप रे, कार्ड निकाल रहे, रिमाइंडर निकाल रहे, क्या कर रहे हैं। सिंपल सी बात, थोड़ी अलग सी बात है। देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल ना बड़ा मजेदार था। मतलब जब ये आया था जैट 2020 में, अच्छा सवाल था, मतलब ऐसे पैटर्न्स बहुत नहीं देखे गए थे। तो सवाल नया और इनोवेटिव था, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था। तो ओपन योर माइंड, एक एक्सेप्टेबिलिटी फॉर न्यू पैटर्न्स। बाकी सवाल सिंपल होता है। चलो अब देखो, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या नहीं चाहिए आपको? 0, 1, 2, 3 आ सकता है, आपको 3 नहीं चलेगा। मतलब नंबर 4n+3 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब ऐसे नंबर कौन से होते हैं देखिएगा ध्यान से। 3 नंबर है ऐसा, फिर अगला नंबर n को 1 रखो 7 आ जाएगा, n को 2 रखो 11 आ जाएगा। मतलब हर 4 के इंटरवल में आ रहे हैं। आखिरी नंबर क्या आएगा? देखो 4 के मल्टीपल से एक पीछे, मतलब 40 नहीं, 39 पे रुकना पड़ेगा आपको। अब ये कितने नंबर बन रहे हैं? एपी बन रहा है 4 का, आपको पता है, कॉमन डिफरेंस 4 का। लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 4। तो यहां से n की वैल्यू n-1 9 आएगा, तो n 10 आ जाएगा। ऐसे 10 टर्म है आपके पास, ये अलाउड नहीं है। बाकी 40 में से 10 हटा तो 30 अलाउड होंगे। बस हो गया आराम से। 5 के लिए भी ये काम कर लेते हैं, 5 के लिए भी काम कर लेते हैं। 5 के साथ पॉसिबल रिमाइंडर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2 चलेगा, 3, 4 नहीं चलेगा। मतलब कि ये फॉर्म और ये फॉर्म आपको नहीं चलेगी, इनको माइनस कर देते हैं। ऐसे नंबर कितने होंगे देखो, कौन से होंगे? 3, एन को 1 रखो 8, फिर 13, उसके बाद कितने हो जाएंगे? 18, इस तरह से। ठीक है, फिर ऐसे 4 और आएंगे बेसिकली। देखो 0 से 5 के बीच में एक आ रहा है, 5 से 10 के बीच में एक आ रहा है। 40/5 करो, 8 इंटरवल आता है। 8 इंटरवल में इन दोनों फॉर्म का एक एक नंबर बनेगा, आप चाहे तो लिख के देख सकते हो। ये देखो एग्जाम में जरूरत नहीं, पर ऐसे बता देता हूँ मैं आपको। ये 28 आ गया, 33 आ गया और 38 आ गया। ये एक नंबर कौन से आएंगे? 4 आएगा, 9 आएगा, 14 आएगा, 19 आएगा, 24 आएगा, 29 आएगा, 34 आएगा, 39 आएगा। 8 नंबर इसके, मतलब पूरी काउंटिंग मत करना, 5 में तो सिंपल समझ में आ रहा है। 40 में 5 के 8 कंपार्टमेंट बन रहे हैं, हर कंपार्टमेंट में इस फॉर्म का एक नंबर होगा। 8 8 16, 16 नंबर्स परमिसिबल नहीं है 40 में से। तो भाई बाकी 24 तो होंगे, पॉसिबल केस आगे ऐड कर दो। 120 ये आ गया, 56 ऐड करो तो 54 174 आ गया। देर आर 174 पॉसिबल केसेस। बाकी कितने हटा दिए आपने? 10 यहाँ से, 16 यहाँ से, 26 हटा दिए। तो 176 अपॉन टोटल केस थे 200। 1.76 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो 0.8 कितना आ रहा है आंसर? एक सेकेंड, ये 4 था ना, सॉरी सॉरी, 0.87 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ 0.87 आंसर हो गया। सिंपल है यानी फ्रेंड्स। ठीक है, जो यूजुअल काम हम लोग करते हैं वैसा नहीं था, पर सवाल मजेदार था और आराम से डुएबल था।
ये बात इस सवाल को देख के लगती है। लेंदी सवाल था तो थोड़ा उसमें स्ट्रेस हो सकता है, पर लेंदी सवाल फ्रेंड्स आपको रूल ही तो समझा रहा है ना कि भाई रिपीट नहीं करेगा, एक के पास 1 to 40 के पास 1, तो लेंदी सवाल इज नेवर एन इंडिकेटर ऑफ डिफिकल्टी लेवल। समझाता है बातें तो इसलिए थोड़ा लाइनें यूज हो जाती है, बाकी सवाल सिंपल होता है। पर हमारे अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत लगता है, अरे बाप रे लेंदी सवाल है, टेंशन की बात नहीं, आराम से हो जाता है। चलो 2017 का सवाल आप पहुंच सके सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व कर रहे हैं। एक डाइस को 2 बार रोल करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सेकंड डाइस में आया नंबर पहले वाले से बड़ा होगा। टोटल पॉसिबल केस कितने होते हैं? 36 पॉसिबल केसेस। भाई पहले डाइस के पॉसिबल केसेस 6C1, मतलब 6 पॉसिबल केसेस, 6 में से एक नंबर चूज करो। एंड दूसरा भी एक साथ जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे में कोई नंबर नहीं आएगा, उसमें भी आना जरूरी है। उसमें से भी 6 में से एक नंबर चूज कर लो, 6 into 6 36 पॉसिबल केसेस। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके 6 नंबर से उसकी पेयरिंग हो रही है, आप 6 में से 2 नंबर चूज करो जो आपके 2 डाइस पर आएंगे, 6C2। जैसे ही आपने 2 नंबर चूज कर लिए, ठीक है, अब उनको आपको कैसे ऑर्डर में जमाना है? सेकंड वाला नंबर क्या होना चाहिए? विल बी हायर देन द फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पे, आपने 6 में से 2 नंबर चूज करे, तो पहली बात तो ये कि आप सेम नंबर चूज नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसे मैंने 6C2 किया तो 6 वाले बैग में से 2 नंबर आएंगे, सेम तो आने नहीं वाले। सेम पता है कब आते? जब आप करते ये वाला ऐसा कुछ काम, 6C1 इंडिपेंडेंटली दूसरे में से आपने 6 चूज कर ली, तो दोनों में से सेम नंबर 3 भी आ सकता है, 2 भी। पर जब आप एक ही बैग में से एक साथ C2 करोगे तो अलग ही नंबर आते हैं, आपको पता है। ठीक है, सेम अलाउड नहीं, क्योंकि भाई दूसरा हायर होना चाहिए। अब 2 नंबर चूज कर लिए विच आर नॉट इक्वल। अब मान लो आपने चूज किया 2 और 5, अब इसके दो ही तो ऑर्डर हो सकते हैं, या तो डिसेंडिंग या असेंडिंग। हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सेकंड वाला हायर चाहिए, तो एक ही तो पॉसिबल केस है। तो जैसे आपने 2 नंबर चूज किए, तो चक्कर क्या था? जैसे आपने 2 नंबर चूज किए तो क्या हो सकता था? या तो 2 5 या 5 2, दो पॉसिबल केसेस। आप इंटू 2 मत करना, क्योंकि उसमें से आपको एक ही केस लेना है। व्हेन दी ऑर्डर इज असेंडिंग, तो इंटू 1 कर दो, आ गया आंसर आपका। मतलब आप सिर्फ 2 नंबर चूज कर लो, उनमें एक ऑर्डर असेंडिंग बन ही जाएगा, एंड दैट इज योर टास्क, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो 6 कितना होता है? 6 into 5 upon 1 into 2, 30/2 मतलब 15, 15 में 36 इज योर आंसर, दैट इज इट। सवाल डिसेंडिंग में आया होता तो भी यही आंसर होता, क्योंकि उसमें भी आप चूज करते 2 नंबर 6 में से, और उनमें से एक ऑर्डर डिसेंडिंग ही होता, और आपको सिर्फ उतना ही करना था, नथिंग मोर टू डू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल देखिएगा, रमेश प्लान्स टू बाय से बर्थडे गिफ्ट खरीदना है। ओके, अब देखो यहां तक तो बस बर्थडे गिफ्ट खरीदने की बातें हो रही हैं, मेन चीज की बात आती है, पर लाइन पढ़ लिया करो, जरूरी है। ही एस्टिमेट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग द गिफ्ट ऑन टाइम इन टाइम इज 0.6, ये सारी टाइम पे रिसीव होने की प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, और वो चारों से ऑर्डर कर देता है कि भाई सेफ हो रहे, कि भाई रिस्क ना रहे लेट आने की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी उसका फ्रेंड गिफ्ट टाइम पे खरीद लेगा? अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स, टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी चारों रिटेलर की दे रखी है, और हमें गिफ्ट टाइम पे चाहिए। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना, अगर आपने ये किया है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। पता है क्यों गलत है? एनी एनी रीजन फॉर दैट? सोचना आप इस पॉइंट पे क्यों गलत है। ठीक है, ये गलत इसलिए, किसका आंसर है, किसका आंसर होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रेंड रिसीव द गिफ्ट इन टाइम फ्रॉम ऑल द रिटेलर्स? पर अपने को गिफ्ट टाइम पे चाहिए, अगर कोई एक भी टाइम पे डिलीवर कर दे तो भी काम बन जाएगा, पर इसमें आपने सिर्फ एक केस, कौन सा केस लिया, इसलिए आपकी एग्जॉस्टिव सोल्यूशन सॉल्व नहीं हुए यहाँ पे। आपने तो उसका आंसर निकाल दिया कि चारों टाइम पे दे दें, अरे हमें टाइम पे चाहिए, अगर एक भी दे दे तो काम हो जाएगा। अब इसमें पॉजिटिवली जाने पर काफी केस बन जाएंगे। कैसे हो सकता है? पहला टाइम पे दे, दूसरा टाइम, बाकी कोई टाइम पे ना दे, या दो टाइम पे दे दे, बाकी दो टाइम पे ना दे। वो दो कौन से होंगे? एक सिंपल बात पता है क्या है? एक वो केस बनेगा जब सारे लोग टाइम पे नहीं देंगे, उसके अलावा सारे केस फेवरेबल केस हैं आपके, तो यहां पर भी रिवर्स काउंटिंग बेटर रास्ता रहेगा। ठीक, क्योंकि हम तो बस इतना चाहते हैं ना कि भाई वो बुरा दिन ना आ जाए, ताकि हमारे सारे रिटर्न टाइम पे नहीं दे रहे। उसके अलावा हर केसेस फेवरेबल, क्योंकि उसके अलावा एटलीस्ट एक ने तो टाइम पे डिलीवर किया होगा ना, तो बस वही चाहिए हमको। हमें ऑल फोर टाइम पे नहीं चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम पे चाहिए। बस यही अंतर समझ गए ना आप, यही कंफ्यूजन होता है। कॉन्सेप्चुअली यही बात क्लियर करना मेरा पर्पस था, समझ गए हो गया? ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इसकी कितनी हो जाएगी? 0.4, एंड
इसकी 0.2 मतलब 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट समझाया था मैंने पिछले क्लास में, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। और मैंने बोला था आपको कि कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है तो इसका यूज काफी होता है। इससे कॉम्प्लीमेंट 0.2 हो गया, इससे कॉम्प्लीमेंट 0.1 हो गया, इससे कॉम्प्लीमेंट 0.5 हो गया। ये देखो ऑल फोर लेट की प्रोबेबिलिटी आपके सामने है, सॉल्व कर लें, 4 डेसिमल आएंगे और क्या आएगा, 4 इंटू टू इज 8, 8 इंटू 5 इज 40, तो 40 आएगा पर डेसिमल 4 लगेंगे तो 1 2 3 4, 2 जीरो यहाँ पे आएंगे, ये हटा ही दो आप। ये किसकी प्रोबेबिलिटी बता दो आप, ये ए ऑप्शन में लिखिए, ये आंसर नहीं है हमारा, ठीक है, ये चारों के लेट आने की प्रोबेबिलिटी है। तो फिर टोटल 1 में से इसको माइनस करोगे तो कम से कम एक इंसान तो टाइम पे आ जाएगा, तो हमारा आंसर बनेगा ये। और सिली मिस्टेक के ट्रैप्स यहां पे बहुत ज्यादा है, बच के रहना उससे। आंसर मतलब कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना प्लीज, टास्क ठीक से डिफाइन करना, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, दैट इज द एंटायर थिंग विच मैटर्स इन पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। सवाल सॉल्व करते हैं। आपने एक रैंडमली पॉजिटिव डिवाइजर, हाँ, 10 टू द पावर 29 के आप डिवाइजर्स चूज कर रहे हो। डिवाइजर क्या होंगे 10 टू द पावर 29 के? 5 होगा, 2 होगा, 2 की पावर 29 होगा, 5 की पावर 29 होगा, 5 की पावर 27 होगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की, मतलब मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा डिवाइजर है कितने, पहले इसके टोटल केस निकाल लेते हैं। मुझे जैड के सवाल बहुत पसंद आते हैं, पता है क्यों? कितना समझदारी से सवाल को बिना मुश्किल बनाए हुए नंबर सिस्टम को प्रोबेबिलिटी में मर्ज कर देते हैं। क्या बेहतरीन बात है, आप सोचिए जरा, वेरी गुड है। मतलब यह सवाल देख के ना बढ़िया लगता है। तो ये भाई आपको नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। डिवाइजर और फैक्टर एक ही चीज होती है, तो पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, तब वो +1 पावर में +1 का फॉर्मूला लगता है, p+1 इंटू q+1 वाला फॉर्मूला। तो 2 की पावर 29 इंटू 5 की पावर 29, हाँ अब लगाओ फॉर्मूला। सीधे मत कर देना भाई, नॉन प्राइम नंबर्स पे नहीं लगता, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता है। नंबर सिस्टम की क्लास रिवीजन मॉड्यूल में भी करवाई है आपको, नंबर ऑफ फैक्टर सब निकालने वाली बात, और पहले भी करा रखी है, जरूर देख लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस देख ही रहे हो आप। +1 कर दो पावर में, 30 इंटू 30, टोटल 900 डिवाइजर बनेंगे। पर आपको वो डिवाइजर चाहिए जो 10 की पावर 23 के मल्टीपल भी होंगे। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, आप 10 की पावर 23 चाहते हैं कि हर डिवाइजर में आए, ये पैटर्न करवाया मैंने, ठीक है। यू नो, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 15, याद है 35 के मल्टीपल उस तरह से। तो किसी का डिवाइजर किसी का मल्टीपल बने तो कैसे डील करते हैं मैंने बताया था, उसको हटा लो आप, जिसका मल्टीपल बना है उसको हटा लो आप, क्योंकि इसको तो हर डिवाइजर में रहना है, आप इसमें काउंटिंग अब नहीं कर सकते। तो बचा कौन, 10 की पावर 6, इसमें काउंटिंग कर डालो कितने फैक्टर है इसके, इसको तो रखना है सारे फैक्टर्स में, क्योंकि फैक्टर इसका मल्टीपल होना चाहिए, तो इसमें काउंटिंग मत करो, ब्रैकेट में जो बचा उसकी काउंटिंग कर दो। प्राइम फैक्टराइज करेंगे उसके बिना मत करना काउंटिंग, 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, हाउ मेनी फैक्टर्स, +1 करो, 7 इंटू 7, 49। अब इसके फैक्टर इसके मल्टीपल होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, 49 ऊपर, टोटल पॉसिबल केसेस 900 नीचे, इसको ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के बराबर बताया गया है, ठीक है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ए हमारा 7 आ जाएगा, बी हमारा 30 आ जाएगा, और हमसे पूछा है बी माइनस ए, 30 में 7 माइनस कर दो, 23 आंसर आ गया, ठीक है। मतलब वो प्रोबेबिलिटी पर रुका नहीं, उसने हमसे 49 में 900 वो पूछ सकता था पर नहीं पूछा, स्क्वायर से फिर स्क्वायर रूट करके माइनस भी करवा दिया। पर फ्रेंड्स एक बात बताओ, इस कहानी के आने के बाद यहां पहुंचना कितना मुश्किल था, सिंपल था। पर एक बात बोलूं, ये बहुत ईमानदारी से हम लोग मानेंगे कि अगर हमारे मन में सब चीजें अच्छी तरह आते हुए भी एक डर है, तो वो डर यहां पे काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि डर की प्रॉब्लम है कि डर का कोई बेस नहीं होता कई बार, है ना। कि आपका मन कैसे एक्ट करेगा, नंबर सिस्टम ले आया, डिवाइजर की बात कर रहा है, मल्टीपल की बात कर रहा है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की बातें कर रहा है, फिर कुछ माइनस भी कर डाला, इतने सिंपल सवाल में भी एक डर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मुश्किल सवालों में डरने से मना नहीं करता आपको, पर इस सवाल में डरने की बात नहीं, क्योंकि जो सूडो डर होता है, एक फेक डर जो आपका माइंड क्रिएट करता है, आपकी गलती नहीं है उसमें, पर उसको हराना आपकी जिम्मेदारी है। और यही क्रूशल पार्ट्स में हमको लगता है कि टॉपर ने पता नहीं क्या कर डाला, और हम नर्वस हो गए और हम बोलते हैं हमें कौन मुश्किल लगता है। सोल्यूशन आपके सामने, मुश्किल उस सवाल को बोलना जिसका सोल्यूशन भी ना समझ पाओ आप, अगर सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो सवाल डुएबल था। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, ये गैप भी पूरा होगा। चलिए जैट, आई थिंक बस एक दो सवाल और बचे हैं, हाँ 2 सवाल है। 6 प्लेइंग कार्ड्स टेबल पर रखे जिसमें 2 किंग्स हैं हमारे, और 2 कार्ड रैंडमली उठाए आपने,
प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द कार्ड्स ड्रॉन इज अ किंग, ठीक है, इसको ए बोल रहे हैं। और बी क्या है कि एक भी उसमें किंग ना हो, इसको हम बोल रहे हैं हाँ बी, ठीक है, क्लियर बात। तो आपने दो कार्ड उठाया, उसमें से कम एक किंग हो, उसकी प्रोबेबिलिटी को ए बोल रहा है, और एक भी किंग ना उसको बी बोल रहा है। इसमें भी ऑप्शंस थे, इसमें ऑप्शन पता है वैसे थे कि और इसमें क्या पूछा, दोनों प्रोबेबिलिटी का रेशियो पूछा है। ऑप्शन रेंज में थे कि आपका आंसर मुझे एग्जैक्टली ऑप्शन याद नहीं है कि 0.5 से छोटा था, 0.5 से 1.25 के बीच में था, 1.25 से बड़ा था, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। वो तो ए बाई बी निकाल के आप रेंज आराम से मार्क कर दोगे, दैट इज नॉट अ कंसर्न, इसके ऑप्शन हटा दिए मैंने, ठीक है। चलो पहले टोटल पॉसिबल केस देख लो आप। वैसे ना फ्रेंड्स, टोटल पॉसिबल केस का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो दोनों में आएगा, दोनों प्रोबेबिलिटीज में आएगा। वैसे कितना होगा 6C2, दो कार्ड उठाने हैं आपको, पर उसको हटा दो आप। दोनों के फेवरेबल डिवाइड करते हैं, क्योंकि टोटल तो दोनों का आएगा तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो लेने पर। चलो, एटलीस्ट वन किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत सिंपल। एटलीस्ट वन मतलब आपके दो पॉसिबल केस बनेंगे, या तो वन किंग, दूसरा कार्ड कोई और, या दोनों किंग, ठीक है, क्योंकि दो ही कार्ड उठा रहे, उससे बड़ा केस तो बन नहीं सकता। एग्जैक्टली वन किंग वाला केस कौन सा है कि दो में से आपने एक चूज किया, टास्क खत्म नहीं हुई फ्रेंड्स, यहां पे रुक मत जाना, एंड बाकी कार्ड चार में से आएगा। मतलब दो किंग में से एक कार्ड चूज कर लिया और बाकी चार कार्ड में से एक चूज करना है, सिर्फ 2C1 मत बोलना, वरना चक्कर पता है क्या होगा, बाकी दूसरे कार्ड का सिलेक्शन तो आपने किया ही नहीं, योर टास्क इज इनकम्प्लीट, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों किया आपने, क्योंकि आपको दोनों कार्ड चूज करने हैं, एंड यू हैव टू चूज फर्स्ट कार्ड एंड यू हैव टू चूज सेकंड कार्ड, इसलिए मल्टीप्लाई किया मैंने। और अब ये हो गया वन किंग केस, और मतलब या तो फिर टू किंग केस भी तो हो सकता है, ठीक। तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, दो किंग में से दोनों चूज कर लो। बीच में प्लस क्यों आया, अब ये और में है कि या तो क्या होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, जहां पर भी एक्सक्लूसिविटी आ जाए कि भाई अगर आपने सिंगल किंग केस वाला ले लिया है तो दो किंग वाला केस हो ही नहीं सकता। तो जब ऐसे एक्सक्लूसिव हो जाए कि अगर सिंगल किंग वाला केस लिया तो दो, या फिर आपने दो किंग वाला केस ले लिया तो एक किंग वाला केस एग्जैक्टली एक वाला तो हो ही नहीं सकता, इसलिए दोनों केसेस आपस में और में आते हैं। एक्सक्लूसिव केस हो गए और में, इसलिए बीच में प्लस आ जाता है। तो दोनों रूल है, लॉजिकली भी समझते हो आप, और इस एक्सक्लूसिव वाले टेस्ट को भी लगा सकते हो, बस आगे इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता, ठीक। क्योंकि हमें जीरो किंग नहीं चाहिए और दो से ज्यादा किंग हो नहीं सकते। चलो, ये हो गया 2 × 4 8 प्लस ये 1 है, 9 केसेस आ गए, ठीक है, क्लियर है। अब एक बात बताओ, व्हाट इज टोटल पॉसिबल केसेस। 6C2 बताया था मैंने आपको, मतलब कि 15, कोई डाउट तो नहीं इसमें, 15 हो गए, ठीक। अब एक बात बताओ इसमें जो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, हाँ ये तो सही है ना, ए हमारा आ चुका है एटलीस्ट वन किंग का 9/50। अब आपको निकालना है कि एक भी किंग ना आए। कितना आसान है, क्यों आसान है, देखो ध्यान से। आप अभी ये आराम से निकाल चुके हो कि आपके पास एटलीस्ट वन किंग के केसेस 9 है, तो उसके अलावा जितने भी केस है उसमें आपके पास एटलीस्ट वन किंग भी नहीं आ रहा, मतलब जीरो किंग। तो 15 में से, मतलब इसको 1 से माइनस कर दो, टोटल 15 पॉसिबल केस है, 9 वाले में एटलीस्ट किंग है, तो बाकी 6 केस में कोई किंग नहीं आ रहा होगा। तो आपको मेहनत सिर्फ ए निकालने में करनी है, बी तो आराम से निकल आएगा। या फिर आप ऐसे देख लो, एटलीस्ट वन किंग के केसेस दिए तो टोटल में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस करो, तो जो बची हुई प्रोबेबिलिटी है वो जीरो किंग वाली आ जाएगी। आप कैसे भी, मतलब केस माइनस कर लो या प्रोबेबिलिटी माइनस कर लो, वन से बात एक ही बनती है, ठीक है। या तो फेवरेबल को टोटल से माइनस कर दो या प्रोबेबिलिटी को वन से माइनस कर दो, दोनों का रेशियो चाहिए, निकाल लो आंसर। किसको ऊपर रखा है, ए को ऊपर रखा है, ठीक है। 9/6 आपका आंसर है, मतलब 3/2 आपका आंसर, मतलब 1.5 आपका आंसर है। ये आई थिंक वो ऑप्शन था जो 1.2 से बड़े वाले रेंज में आ रहा था, वो रेंज तो आराम से चेक कर लोगे, आंसर निकालने का टेंशन था, सिंपल सवाल, ठीक है। तो सवाल कार्ड्स का था पर काफी सिंपल आया, उसने स्पेसिफिकली 6 अलग कर लिए थे, उसमें से भी दो किंग्स की बात थी, उसमें कलर वाले केस की बात करी नहीं थी, अच्छी बात है, क्लियर है, सिंपल। एक सवाल और कर लो। एक शेड्यूलिंग ऑफिसर है जो एडिशनल पेट्रोल यूनिट्स मतलब डिप्लॉय करना चाहता है सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स में, एंड शी नोज दैट प्रोबेबिलिटीज ऑफ मेजर एंड माइनर क्राइम इन नॉर्दर्न रीजन आर दिस, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, मतलब मेजर और माइनर क्राइम की प्रोबेबिलिटी सदर्न वाले में ये रही आपके सामने, ठीक है। और आप ये मान लो जो कि सारे क्राइम्स आपस में इंडिपेंडेंट है, एंड नेबरहुड भी, मतलब ये चारों प्रोबेबिलिटी आपस में इंडिपेंडेंट है, जरूरी है, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी आ गई तो फिर इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, पता है ना आपको कि भाई ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए एंड बी को आप पी ए इंटू पी बी लिखते हैं क्योंकि आप अज्यूम करते हैं कि दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है, तो यहां पर भी है, तो आपस में आप इंडिपेंडेंटली इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब पूछा क्या, इस पर ध्यान देना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो क्राइम ऑफ ईदर टाइप इज कमिटेड इन ईदर नेबरहुड ऑन एनी डे? हमें क्या चाहिए, कोई भी क्राइम ना हुआ हो। तो बहुत सिंपल है, ये क्राइम होने की प्रोबेबिलिटी है, आप इन सबको 1 से माइनस कर लो। ये क्या है, नॉर्थ में मेजर क्राइम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है, नॉर्थ में ये होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब नॉर्थ में क्राइम होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस करा मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ये काम सबके लिए कर लो, ठीक है। और इसका आंसर थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, बट आप एक और काम, इसमें नन ऑफ दिस का थोड़ा इशू है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। बट जब भी हम चीज़ें सॉल्व करते हैं, तो जब डेसिमल को इसमें, फॉर एग्जांपल एक काम कर सकते हो, जैसे ये आ जाएगा अपना कितना, 0.582, ठीक है। तो सिर्फ 0.58 लेके दो दो का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो उसमें, फिर जब डेसिमल एडजस्ट करोगे ना, तो आपका आंसर पता है कितने, अगर दो दो लेके मल्टीप्लाई करोगे, आप वो ट्राई कर लेना, तो 0.07 कुछ के आसपास आता है, जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करीब दिख रहा है उसके आपको, ठीक है। बट हाँ, देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज भी है। तो अब ऐसी रिस्क डिपेंडिंग टाइम कितना आपके पास देख सकते हैं, वरना तीनों का मल्टीप्लाई स्पीड से कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन कम करके चलना, फिर थोड़ा सा वैसे कर सकते हो आप। पर डेसिमल प्लेस में जो आप करोगे, जब क्योंकि फाइनल मल्टीप्लाई किया डेसिमल एडजस्ट करते हो आप, तो उसमें तो इसके पास ऑप्शन आता है, उसमें कोई भी बाकी तीन के क्लोज बिल्कुल ऑप्शन नहीं आएगा आपका, ठीक है। मतलब योर वैल्यू विल बी अराउंड 7 समथिंग कुछ आएगी, और डेसिमल एडजस्ट करने पर आप देखो, या तो ये हो सकता है, फिर ये दोनों ऑप्शन, ये 7 थोड़ा बड़ा है, 7 थोड़ा छोटा है, बट डेसिमल प्लेस में दोनों हट जाते हैं, यही वाला पास बचता है। द ओनली रिस्क इज ई ऑप्शन, तो वो थोड़ा देखिएगा कि अप्रोक्सीमेशन ज्यादा ना करें आप, ये तो पूरा ही मल्टीप्लाई कर लो आप, बट पार्ट में भी करोगे तो उसके पास पहुंच जाओगे आप। एनीवेज, द क्वेश्चन फॉर दिस आंसर इज ए ऑप्शन। अब वो कैलकुलेटिव पार्ट आप देखिएगा, जो काम की बात मुझे बतानी थी, जो आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर अगर हम चारों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, ठीक है। देखो, मतलब एक फ्रैंक सी बात बोल रहा हूँ कि जैट में भी सवाल बहुत कैलकुलेटिव नहीं आते, पर कुछ सवाल काफी कैलकुलेटिव फंस जाते हैं, मतलब ऐसे सवाल जो कॉन्सेप्चुअली बहुत सिंपल पर कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, और नन ऑफ दीज आ जाए, तो ऐसे में 3 का मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा लेंदी काम होता है, तो आप या तो 2 का क्लोज अप्रोक्सीमेशन ले लो, उससे थोड़ा हेल्प लो, या 3 का मल्टीप्लाई कर लो। 2 का भी बेटर रास्ता, क्योंकि उससे पास पहुंच जाओगे आप आंसर के, तो फिर थोड़ा एलिमेंट ऑफ रिस्क तो रहता है, ले भी सकते हो, डिपेंडिंग टाइम कितना बचा है आपके पास, ठीक। तो अब दैट इज द कॉल जो आपको देखना चाहिए, पर ऐसे कुछ डायलेमा जैट में आ सकता है, बताने वाली बात वो थी, ठीक है। कि अप्रोक्सीमेशन बड़ा इजी करा इसने यहाँ पे, बस ई ऑप्शन से थोड़ा खराब कर दिया इसमें, ठीक। चलिए, अब सवाल ये है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सबके क्राइम होने की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको 1 से माइनस कर दें। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं बताऊं आपको, रिवीजन सीरीज से पहले मैंने पीएनसी भी पढ़ा है, पीएनसी पढ़ाते वक्त भी देखना वीडियो, इसलिए मैं इस रिवीजन सीरीज में उसको नहीं लाया, क्योंकि पहले काफी हद तक मैं पूरा करवा चुका हूं उसको, काफी टॉपिक्स कवर करवाए हैं। पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ते वक्त सिर्फ सही आंसर बताना जिम्मेदारी नहीं होती, दूसरा क्यों गलत है उसे निगेट करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना अगर वो निगेशन क्लियर नहीं हुआ तो सही आंसर भी कई बार कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता है हमको। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पता है किसका आंसर है, ये वो केस है जहां पर चोरी हो गई, तो ये तो वो केस आए कि दोनों जगह के दोनों जोन में, मतलब कि दोनों जगह के दोनों कैटेगरी चोरी हो चुकी, मतलब दोनों एरिया में चोरी हो और दोनों तरह की चोरी हो गई। उसको 1 से माइनस करने पर पता है किसकी प्रोबेबिलिटी आई, कि दोनों जगह पे दोनों तरह की चोरी नहीं हुई, पर किसी जगह में कोई एक तरह की चोरी तो हो सकती थी, ठीक है। तो ऑल फोर रॉबरी नहीं हुई, इतना अश्योर्ड है, पर हमें तो चाहिए कि एक भी चोरी नहीं चाहिए, इसलिए हमने इंडिविजुअली निगेट किया इनको, वरना क्या होता, हाँ भाई चारों नहीं हुई, पर कोई एक तो हो सकती है, हमको वो भी नहीं चाहिए, ये गलती होती इस आंसर में, समझ गए ना। तो आई थिंक अब थोड़ा क्लैरिटी आपको प्रोबेबिलिटी में आई होगी, पर यहां पे ये सीरीज खत्म नहीं हो रही, बहुत सारे एग्जाम और बचे हैं, स्नैप बचा है, एफटी बचा है, कैट के भी कुछ सवाल हैं, उन सबको भी लाना है, कुछ नए सवाल भी लाने हैं, ताकि प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेंथन हो पाए। तो एक दो क्लास में और लूंगा, ताकि प्रोबेबिलिटी में मास्टर बन जाओ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैट में सवाल कम है, बट कैट के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी सवाल की एंट्री हो सकती है, तो बड़ा क्रूशल अपने आप हो जाएगा, हम इग्नोर नहीं कर सकते। और बाकी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में तो लगातार एंट्री हो ही रही है,
तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 2-3 वीडियो और आएंगे, दो दो की कोशिश करूंगा मैं, ताकि प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए आपकी। ठीक है, चलिए तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करेगा अपने ऑनेस्ट फीडबैक्स, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।